Hello dear friends, welcome to नेट क्लासेस CS एंड पेपर वन। डियर फ्रेंड्स, मैं ज्योति कुमारी चौबे आप लोगों को करा रही हूँ NTA UGC नेट कंप्यूटर साइंस और पेपर वन की पूरी तैयारी। इसमें मैंने आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरा करा दिया है। नेटवर्किंग मैंने 2 चैप्टर से ज़्यादा, तीसरा चैप्टर मैं करा रही हूँ और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं। तो जैसा कि एग्ज़ाम का डेट अनाउंस हो चुका है और मैंने अभी जो प्लान बनाया है तो उसमें था हमारा आज का कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रिसर्च एप्टीट्यूड मैं आप लोगों को कराऊं। तो AI जबकि मैंने पूरा करा दिया है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग AI का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। मैक्सिमम 8.5 आवर है, उसमें 3 जो है वीडियो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उस 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियो में आप टाइटल देखिएगा उसका, तो आपको उसमें सारे नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन AI के नहीं करा रही हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं करा रही हूँ। 1-2 छोटा टॉपिक था लास्ट का जो मैं करा दूँगी और मैं AI का एक रिवीजन क्लास रखूँगी जिसमें कि मैं ये भी बता दूँगी कि मैंने किस वीडियो में क्या पढ़ाया है, और ऐसे आप टाइटल से समझ सकते हैं और क्या क्या आ सकता है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसके क्या हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। सारे नोट्स पलट के एक बार एक रिवीजन क्लास AI का रख दूंगी। तो हमारे पास क्या हुआ, AI हमारा कंप्लीट है। तो अब हम रिसर्च एप्टीट्यूड कर रहे हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आप लोगों को बताया था रिसर्च का सिलेबस क्या है। तो इसमें है मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म है, मेथड ऑफ रिसर्च है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च है, थेसिस एंड आर्टिकल राइटिंग है, एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च और रिसर्च एथिक्स है। तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बहुत कुछ बताया भी था। अब हम इसके सिलेबस पे ध्यान देते हैं कि सिलेबस क्या है। मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन भी कराऊंगी इम्पॉर्टेंट, लेकिन रिसर्च जब उसका बेसिक कुछ भी ना मैं बताऊं तो फिर मैं मतलब क्वेश्चन क्या करवाऊंगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को जो बिल्कुल बेसिक है और जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों को मैं सिलेबस का डिस्कस करूंगी और हम लोग फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रिसर्च के करेंगे। तो इसका क्या है, मीनिंग, रिसर्च की मीनिंग। रिसर्च की मीनिंग क्या है, मीनिंग ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। रिसर्च की मीनिंग क्या है कि री और सर्च, यानी कि फिर से सर्च करना, ठीक है। री टू सर्च फॉर फैक्ट अगेन, अगेन हम सर्च करते हैं तो री हुआ, री यानी अगेन, और सर्च इन द स्पेसिफिक ब्रांच। तो रिसर्च हम कहाँ करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो रिसर्च हो गया। हम किसी स्पेसिफिक ब्रांच में करते हैं। जैसे अभी मुझे PhD करें, मैं PhD अगर करती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने इंटरेस्ट का और जिसमें मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ उस टॉपिक को, पूरा कंप्यूटर साइंस इतना बड़ा सिलेबस है, लेकिन उसमें से क्या करेंगे, कोई एक, मान लीजिए कि मैं AI लेती हूँ, AI में मशीन लर्निंग लूँगी, तो मशीन लर्निंग में भी अंदर मतलब उसके कोर में, बिल्कुल कोर में चले जाना है, ठीक है। तो इन ए स्पेसिफिक ब्रांच, स्पेसिफिक पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। और सर्च फॉर फैक्ट अगेन, फैक्ट के लिए हम बार बार अगर सर्च करते हैं, जैसे किसी ने पहले किया है लेकिन मैं फिर से उस पर अपने एंड से करती हूँ, तो वो है रिसर्च। बहुत सिंपल सा मीनिंग है, मैंने अच्छा खासा समझा दिया। अब क्या है पर्पस, पर्पस क्या होता है रिसर्च का, रिसर्च की मीनिंग समझ में आ गई, रिसर्च का पर्पस क्या है। तो रिसर्च का पर्पस है डिस्कवर, आंसर, सॉल्यूशन, रिलेशन, कुछ भी डिस्कवर करना। आंसर हम डिस्कवर कर रहे हैं, सॉल्यूशन डिस्कवर कर रहे हैं, रिलेशन डिस्कवर कर रहे हैं, इन बिटवीन द क्वेश्चन के बीच में, क्वेरी के बीच में, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, यूजिंग ए प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूल, मेथड और प्रोसीजर, ठीक है। तो क्या है
कि हम अगर डिस्कवर कर रहे हैं कोई भी आंसर किसी क्वेश्चन के लिए, और कैसे उसको डिस्कवर कर रहे हैं, यूजिंग ए प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूल्स, मेथड, प्रोसीजर। यानी कि उसका रूल होना चाहिए। आप देखिए पर्पस, मान लीजिए कि हम खाना बनाते हैं तो एक बेसिक रूल है ना, सब्जी कैसे बनेगी। पहले उसमें तेल डालते हैं, फिर जो भी होता है मतलब तड़का लगाने का वो डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर मसाला फ्राई किए, फिर पानी डाल, मतलब वो होता है कि वो एक बेसिक मेथड है। अब हर सब्जी को आप बनाने में किसी में मसाले बदल देंगे, किसी में जो तड़का लगाते हैं वो थोड़ा बदल देंगे, लेकिन प्रोसीजर तो वही है। ऐसा तो नहीं कि कढ़ाई में पहले पानी लिए फिर हम सब्जी डालें फिर लास्ट में तेल डालें, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो क्या है, प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, रूल, मेथड या प्रोसीजर। एक प्रॉपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करेंगे, प्रॉपर सेट ऑफ रूल को, प्रॉपर सेट ऑफ मेथड को, प्रॉपर सेट ऑफ प्रोसीजर को। तो ये पर्पस होता है रिसर्च का कि प्रॉपर वे में करना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक रिसर्च। आप किसी से कोई चीज़ बोलते हैं, आप बोलते हैं सूर्य को जल दो, तो सब बोलते हैं साइंटिफिक रीज़न बताओ क्यों जल दें। आप बोलते हैं कि उधर सर करके नहीं सोना चाहिए, उत्तर की तरफ नहीं, या जो भी, मतलब बहुत सारे चीज़ हैं जो हमारे डेली लाइफ में हम बोलते हैं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो जो लोग जिज्ञासु लोग होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि साइंटिफिक रीज़न बताओ। तो क्या साइंटिफिक यानी कि वो परफेक्ट, उसमें एक उसका डिटेल, उसके रीजन के साथ उसका कारण, उसका सॉल्यूशन सब कुछ होता है। तो हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, तो उसमें सेट ऑफ रूल्स होता है। ओके, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, मीनिंग क्लियर, पर्पस क्लियर। अब आ गए हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च। तो ये क्या होना चाहिए, वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन, यानी कि फैक्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं तो वेरीफाइबल एविडेंस होना चाहिए, विच कैन बी चेक्ड एंड सी। तो फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन कैसा होगा, उसको हम फिर से कभी यूज हो, उसकी ज़रूरत हो, उसको हम चेक कर सकें और उसको हम फिर से देख सकें। ठीक है, तो ऐसा एविडेंस होना चाहिए। हम जब ऐसे हम लोग जैसे टीवी सीरियल या मूवी में देखते हैं कि हाँ कैसे कोर्ट में, कैसे कचहरी में, मतलब क्या वहाँ पे कैसे फैसला होता है, तो कोर्ट रूम में क्या एविडेंस चाहिए, है ना, एविडेंस चाहिए जिसको वो जज देखेंगे और उसके बाद वो अपना डिसीजन देंगे। वहाँ पे आपके ओपोजिशन के जो होंगे लॉयर, उनको भी चाहिए, उनको भी आप दिखा के बताएं और बाकी लोगों को भी बताएं। तो क्या हर चीज़ के लिए एविडेंस की ज़रूरत होती है। उसी तरह साइंटिफिक रिसर्च में भी वेरीफाइबल एविडेंस हम यूज़ करते हैं, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं, विच कैन बी चेक्ड एंड सी, जो इसको फिर से चेक और सी किया जा सकता है। उसके बाद है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, डिस्क्राइबिंग थिंग्स एग्जैक्टली एज दे आर। एक्यूरेट होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए कि उसमें हम मतलब हम अंदाज पे नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा कम नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए वो। ठीक है, जो जैसा है वैसा ही होना चाहिए, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। प्रिसीजन, मेकिंग इट एज एग्जैक्टली एज नेसेसरी। और प्रिसीजन बिल्कुल वो नेसेसरी, बिल्कुल उसका एक फिक्स होना चाहिए दायरा, उसका मतलब लिमिट फिक्स होना चाहिए, वो कितना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, ये भी होना चाहिए। अननेसेसरी चीज़ें हम उसमें नहीं डालते हैं। तो प्रिसीजन ये होता है मेकिंग इट एज एग्जैक्टली एज नेसेसरी। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिस्टमाइजेशन। ओके, सिस्टमाइजेशन, सिस्टमाइजेशन क्या है, कलेक्टिंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे सो दैट कंक्लूजन ड्रॉन आर रिलायबल।
अगर हम सिस्टमेटिक करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, उसको हम मान सकते हैं। तो डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है? सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। अब देखिए, हम जैसे बातों बातों में करते हैं, हाँ कहीं से हमने सुना, तो क्या हमने कहीं से सुना? तो कुछ लोग होते हैं बोलते हैं कि कहीं से सुना तो हमको ये बात हमें नहीं करनी है। हाँ, एग्जैक्ट बताओ कहाँ से सुना, सोर्स बताओ। तो क्या होता है? सिस्टमाइजेशन, आपको वहाँ बताना पड़ता है, वहाँ प्रूफ देना पड़ता है। तो कलेक्टिंग डेटा इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे। मान लीजिए कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, मान लीजिए हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम अगर सर्वे कर रहे हैं, तो कहीं भी पॉपुलेशन पे हम सर्वे कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? पॉपुलेशन का एग्जैक्ट वहाँ से उसके ऑफिस से जाके उसका डेटा कलेक्ट करेंगे। तो वो क्या होगा? एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा। ऐसा नहीं कि हम मन किया कि नहीं ऑफिस तक वहाँ उसके नहीं गए, तो मतलब मान लीजिए कि म्यूनसिपैलिटी के ऑफिस में वहाँ जहाँ से डेट ऑफ बर्थ वगैरह बनता है, तो वहाँ आपको उससे रिलेटेड डेटा भी मिल सकता है पॉपुलेशन से। लेकिन मेरी मर्जी नहीं हुई और मैं बीच रास्ते में ही किसी अंकल से पूछ के आ गई और वो डेटा उसमें भर दी कि नहीं, ये बहुत बुजुर्ग थे, बहुत एक्सपीरियंस वाले थे, बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो उनको सही ही पता होगा। तो नहीं, वो नहीं सिस्टमेटिक होगा। हमें डेटा जो कलेक्ट करना है तो हमको एग्जैक्ट लोकेशन से जाके एग्जैक्ट ऑथेंटिक सोर्स से, ठीक है, और ऑर्गेनाइज्ड वे में करना है। फिर उसका क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन भी करते हैं उसमें। तो हम हर साल, हर 5 साल पे, हर 10 साल पे हम उसका ऑब्ज़र्व करेंगे। तो क्या है, उसका डेटा जो है एग्जैक्ट किसी और ऑथेंटिकेटेड सोर्स से ही हमको लेना है। तो ये है सिस्टमाइजेशन, ठीक है। तो वो जो उससे कंक्लूज़न जो निकलेगा वो रिलायबल होगा, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स अगला क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? बीइंग फ्री फ्रॉम ऑल बायसेस। ऑब्जेक्टिव, जैसे एग्ज़ाम में हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल नहीं लिखते हैं उसमें आपको 4 ऑप्शन दिया, उसमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है। तो वो क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है। क्यों होता है? कि उसमें बायस नहीं, कुछ भी उसमें चेंज नहीं, कुछ भी एंड वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वो टू द पॉइंट है, ठीक है, किसी भी तरह से। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन इज अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर्स वैल्यू, बिलीफ एंड प्रेफरेंसेस। देखिए, अगर हम जैसे थ्योरेटिकल आंसर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम अपने ओपिनियन को भी कहीं ना कहीं जोड़ देते हैं, लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव है। आपको कहीं ऐसा हुआ है कभी कि कोई क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, मतलब जैसे फीडबैक वगैरह के लिए होता है कई जगह, तो 4 ऑप्शन दिया है, आप बोलते हैं नहीं इसमें से तो कोई मेरा आंसर नहीं, मैं कुछ और ऐड करना चाहूँगा। तो सोचिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी हम अपना आंसर देना चाहते हैं, कई जगह फीडबैक में उसका ऑप्शन होता है अदर करके, तो हम बता देते हैं। लेकिन सोचिए कि जब हमको अपने लैंग्वेज में लिखना हो तो हम क्या करेंगे? वहाँ पूरा अपने ओपिनियन को अच्छी तरह से वहाँ उड़ेल देंगे। तो इट मीन्स ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए रिसर्च में, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इट मीन्स ऑब्जर्वेशन इज अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर्स वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रेफरेंसेस। मान लीजिए कि कोई कास्ट के आधार पे, कोई रिलीजन के आधार पे, कोई प्लेस के आधार पे, कोई कंट्री के बेस पे, तो इस तरह से उसका जो है बिलीफ चेंज हो सकता है, उसका वैल्यू चेंज हो सकता है, उसकी प्रेफरेंसेस चेंज हो सकती है। तो ये ऑप्शन ही नहीं रहने देना है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए काम, ठीक है। किसी तरह का बायस नहीं चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है, पक्षपात नहीं होना चाहिए। उसके बाद रिकॉर्डिंग, जोटिंग डाउन द कंप्लीट डिटेल्स एज क्विकली एज पॉसिबल। हम क्या करते हैं? देखिए, ह्यूमन नेचर क्या है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, शायद ऐसा था, हाँ उसने ऐसा कहा था, कुछ भी। तो क्या हम शायद पे कोई रिसर्च कर सकते हैं? नहीं। हमें क्या, रिसर्चर विल नॉट डिपेंड ऑन द रिकॉल्ड फैक्ट्स।
हम याद कर रहे, रिकॉल करके बता रहे हैं, तो मे बी हम कुछ चीज़ें उसमें मिस कर जाएं, बट विल एनालाइज द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्डेड डेटा। हम कैसे, मान लीजिए कहीं कोई घटना घटती है तो हम क्या करते हैं, सीसीटीवी फुटेज के लिए, मतलब हमने देखा है कि सीसीटीवी फुटेज को प्रेफरेंस दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड रिकॉर्डिंग में क्या है कि हम रिकॉर्डेड चीज़ देखते हैं, वीडियो को देखते हैं और उससे हम एज इट इज़ इंफॉर्मेशन मतलब पाते हैं। तो उसमें क्या है कि वो रिकॉल नहीं है, वो एज इट इज़ है, जैसा है वैसा है। और उसमें आप देख सकते हैं कि कब कौन आया, कितने मिनट पे, कितने सेकंड पे, एक एक चीज़ याद रहेगा। वही कोई अगर कोई विटनेस है जिसने उसको देखा है तो वो बोलता है शायद इतना समय हो रहा था, तो उसमें शायद आ जाता है। लेकिन यहाँ एग्जैक्टली आप कैमरे में देख रहे हैं कि इतने बज के इतने मिनट पे है, तो वो उससे क्या होता है कि रिज़ल्ट जो आता है वो सही आता है, उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। फिर है कंट्रोलिंग कंडीशंस, हम कंट्रोल करके करते हैं कुछ, मान लीजिए कि कंट्रोलिंग द वेरिएबल ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ देम अटेम्प्टिंग टू एग्जामिन, मान लीजिए कि हम कोई भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, सारे वेरिएबल को कंट्रोल किए हैं और एक को छोड़ दिए हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो हम ऑब्जर्व करते हैं टू एग्जामिन दैट what happens when that variable is varied, these experiments conducts in laboratory। और इस तरह का क्या होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट ये लेबोरेटरी में होगा क्योंकि कंट्रोल सिचुएशन चाहिए, है ना। उसके बाद है ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर्स, हम ट्रेन करते हैं, इम्पार्टिंग नेसेसरी नॉलेज टू इन्वेस्टिगेटर्स टू मेक देम अंडरस्टैंड what to look for, how to interpret it and avoid inaccurate data collection। तो ट्रेनिंग भी इसका एक पार्ट है जिसमें कि वो मेथड, वो रूल, वो सब कुछ उसको प्रॉपर वे में आना चाहिए। विदाउट ट्रेनिंग क्या है कि हम अपने नॉलेज से करेंगे, लेकिन ट्रेंड जब किया जाता है तो सबको एक तरह से ट्रेंड किया जाता है। तो ट्रेनिंग इन्वेस्टिगेटर्स भी एक पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। Now we can say that all above characteristics of scientific method point out that any suggestions based on this type of investigation is true. A systematically collected body of scientific evidence is rarely challenged। जब इतना सिस्टमेटिक वे में कर दिया जाएगा तो उसको हम चैलेंज नहीं ही करेंगे क्योंकि वो पता है कि वो सही है, तो उसको रेयरली चैलेंज किया जाता है। मतलब कि आप ये नहीं बोल सकते कि तुमने गलत किया है ना, वो सही होता है, ठीक है। Zygmunt had said that data collected haphazardly cannot be used for scientific inquiry, ठीक है। साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए हम जैसे तैसे कलेक्ट किया हुआ डेटा नहीं यूज़ करते हैं, हम उसको कैसा यूज़ करते हैं, सिस्टमाइजेशन वाला, कलेक्टिंग डेटा इन सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, ठीक है। अब हेनरी जॉनसन हैं, उन्होंने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है। उन्होंने बोला है कि 4 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिसर्च के, एम्पेरिकल, थ्योरेटिकल, क्यूमुलेटिव, नॉन एथिकल, इस तरह से। उसके बाद रॉबर्ट बी बर्न्स ने बताया कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए रिसर्च के, कंट्रोल, ऑपरेशनल, डेफिनेशन, रेप्लिकेशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि रिसर्च में क्या क्या उसकी मीनिंग होती है, उसका पर्पस क्या होता है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि क्या है पॉजिटिविज़म, क्या है पोस्ट पॉजिटिविज़म, और मतलब रिसर्च का जो बाकी का पार्ट है वो मैं ऑल ओवर एक नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूंगी। मतलब कि 2 से 3 वीडियो में आपके रिसर्च के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे
अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम पास आ गया है तो इसको डिटेल में नहीं। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक लेक्चर लाऊंगी, 1 या 2 लेक्चर, जिसमें कि हम पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पेपर 1 में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही इतने मिल जाएंगे ना कि हम उसी से अपना प्रैक्टिस करेंगे और उससे सही प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो जैसे कि अभी हमने पढ़ा ना कि सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड, तो वो ऑटोमेटिक, वो ऑर्गेनाइज्ड है, वो एविडेंस बेस्ड है, जो कि ऑलरेडी एग्ज़ाम में आ चुका है। और बहुत सारे शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं तो हमारे पास रिसर्च के क्वेश्चन बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिसर्च के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, और उसके बाद एक वीडियो में हम मिलेंगे रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और एआई मैंने कंप्लीट करा दिया डियर फ्रेंड्स। आप एआई का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, 8 to 8.5 आवर का है वो वीडियो। मीन्स मान लीजिए कि मैक्सिमम 9 आवर्स का होगा, तो आप उसको 9 आवर्स को 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। फास्ट स्पीड में कीजिए, 2-3 शिफ्ट में बैठ के, और आपको उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो एआई पे हम टाइम नहीं लगाएंगे, एक लेक्चर में एआई का लूँगी और उसके बाद फिर हम नेटवर्किंग पे जाएंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मेहनत कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, है ना। थैंक यू फ्रेंड्स।